जय हिंद। In this session, today we will discuss the questions asked in सब इंस्पेक्टर एग्जाम held today। आज सब इंस्पेक्टर एग्जाम जो मोस्ट अवेटेड एग्जाम था फाइनली आज हो गया। आज उस पेपर के कुछ क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, खासकर जनरल स्टडीज के हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगले वीडियोस में मैथमेटिक्स और रीजनिंग के वीडियो क्वेश्चंस को भी हम वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारे पास PDF अवेलेबल है क्वेश्चन पेपर का, उसमें पहला क्वेश्चन है फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। दूध से मलाई निकालने के लिए किस बल का, किस फोर्स का प्रयोग किया जाता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसे हिंदी में कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। दूध से मलाई निकालने के लिए अपकेंद्रीय बल का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आता है टू कैंसल द वीटो ऑफ प्रेसिडेंट ऑन अ बिल विच मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड ऑफ ईच हाउसेस। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर प्रेसिडेंट ने वीटो अप्लाई किया है किसी बिल पर अपना असेंट देने के लिए, उसे अगर फिर से दोनों हाउसेस में, चाहे वो लोअर हाउस हो, अपर हाउस हो, लोकसभा या फिर राज्यसभा, अगर सिंपल मेजोरिटी से फिर से पास कर देती है, तब बिल को असेंट देना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं अकॉर्डिंग टू द FIH वर्ल्ड रैंकिंग व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम इन जून 2022। तो ये थर्ड रैंक है, करंट अफेयर क्वेश्चन है जो जून 2022 में पिछले साल हुआ था। उसमें हॉकी मेंस वर्ल्ड कप में जो इंडिया का रैंक है वो थर्ड रैंक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में विच ऑफ दीज कंट्रीज constitute of approximately 57% of the various large dams in the world। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि दिए हुए विकल्प में से, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं जो लार्ज डैम्स के पर्सपेक्टिव में 57% कवर करते हैं वर्ल्ड के। तो उसका आंसर हो जाएगा इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना के पास बड़े बड़े जो डैम्स हैं उनका एरिया सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा चाइना एंड इंडिया। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में घुमाया है, करेक्टली मैच्ड नहीं बोला है, नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब हमें यहां पर गलत ऑप्शन को चूज करना है। जिसमें कि ऑप्शन पहला बोलता है कि जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम वर्धा, तो सही है। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम के एस्टेब्लिशमेंट में जमनालाल बजाज ने अच्छा खासा फंडिंग किया था, फाइनेंशियली सपोर्ट दिया था, फाइनेंशियल असिस्टेंट। दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन, ये भी सही है, दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया है। तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर। तो नेशनल स्कूल का जो फॉर्मेशन है, जिससे प्रेजेंट डे में नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर कहा जाता है, उसके फॉर्मेशन में लाला लाजपत राय का बहुत अहम योगदान था। और इसी के बेसिस पे ये जो नेशनल स्कूल 1905 से 08 तक जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट चला, इसका क्वेश्चन एक और है अभी, उसको अभी डिस्कस कर रहे आ रहे हैं। ये जो स्वदेशी मूवमेंट चला है, इस स्वदेशी मूवमेंट में बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, और इस ब्रिटिश गुड्स के बॉयकॉट करने के सीक्वेंस में ही हम देखते हैं कि स्वदेशी स्टोर्स, स्पेशली फॉर टेक्सटाइल गुड्स, स्वदेशी स्टोर्स को ओपन किया गया। और इसी सीक्वेंस में देसी स्कूल, जिसे कहा गया है स्वदेशी स्कूल्स या फिर स्वदेशी कॉलेजेस का फॉर्मेशन किया गया। तो इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं कि इसी टाइम पीरियड में जो लाला लाजपत राय हैं, लाहौर में नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर या फिर नेशनल स्कूल ऑफ लाहौर का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ध्यान देने की, इसे आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि जब नेशनल स्कूल ऑफ लाहौर इस सीक्वेंस में स्वदेशी के क्रम में फॉर्मेशन किया गया लाला लाजपत राय के द्वारा, तब 1907 में जब सूरत सेशन हो रहा है INC का,
इस सेशन में जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो चाहते थे कि या तो तिलक को बनाया जाए, बाल गंगाधर तिलक को प्रेसिडेंशियलशिप के लिए, या फिर अगर तिलक नहीं बन सक रहे हैं तो हम लाला लाजपत राय को बनाएंगे। ये इनका डिमांड था एक्सट्रीमिस्ट्स का। ये हम देखते हैं कि सूरत स्पिरिट में क्यों बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, इलेक्शन के लिए इनएलिजिबल हो गए। और जब ये इनएलिजिबल हुए तब चरमपंथी नेता जो थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने लाला लाजपत राय को इसी बेसिस पे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं कहाँ, नेशनल स्कूल ऑफ लाहौर, तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। इसके बाद तो ये ऑप्शन भी सही हो गया कि नेशनल स्कूल ऑफ लाहौर जो है वो लाला लाजपत राय है, करेक्टली मैच्ड है। फिर आता है बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा, तो ये गलत है, बाल गंगाधर तिलक नहीं है, ये सत्य शोधक समाज का जो फॉर्मेशन है वो किया जाता है, सत्य शोधक समाज का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किए हैं ज्योतिबा फूले जी के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ सत्य शोधक सभा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ these gases is not permitted to be released by the provision and control of pollution act। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है उसमें से ये जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं उनमें से कौन सा गैस है जिसे परमिट नहीं किया गया है रिलीज करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा कि इन तीनों ही गैसेस को प्रोहिबिट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड। स्वदेशी मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था, अभी फिर से ये क्वेश्चन आ गया। देखिए इस सेक्शन से दो क्वेश्चन हमें देखने को मिल जा रहे हैं, शायद और क्वेश्चन भी है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया था। एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यस ट्रू। टू एनकरेज कंजम्पशन ऑफ इंडियन गुड्स, देखिए कंजम्पशन ऑफ इंडियन गुड्स को एनकरेज करना तो था ही, लेकिन अभी देखेंगे कि इन दोनों में से बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा है। थर्ड ऑप्शन है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किलिंग ऑफ इंडियंस इन जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग तो हमें पता है कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट 1905 की बात है, जलियांवाला बाग 1919 की बात है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फॉर्म अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो पॉइंट है ये हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद के सिनेरियो में देखेंगे किस तरीके से जो एक्ट्स आने लगे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, उन सीक्वेंस में इसको कहा गया है। तो ये बात का इवेंट है, तो ऑप्शन सी और डी यहाँ से ऐसे ही खत्म हो गए। अब आता है कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, तो बेसिकली रीजन था स्वदेशी मूवमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन एम, वो था एनलमेंट ऑफ पार्टीशन। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो डिसीजन लिया गया था उसको रद्द कराने की मांग ही इसकी सबसे मेन वजह था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को हमें रद्द कराना है। और इस स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करने के सीक्वेंस में हम देखते हैं कि इसका जो सेकंड ऑप्शन है टू एनकरेज कंजम्पशन ऑफ इंडियन गुड्स, ये जो स्वदेशी गुड्स की बात जो की जा रही है वो इसके अंडर है, स्वदेशी मूवमेंट के अंदर है कि हम बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, और इसको ब्रिटिश गुड्स को हम जब बॉयकॉट कर रहे हैं तब हमें स्वदेशी को प्रमोट करना है। तो इसके अंदर का एक प्रोग्राम है, उसका एक इवेंट है, एक फॉर्म ऑफ स्ट्रगल है, लेकिन मेन मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्वदेशी मूवमेंट का, तो वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। नाउ our next question is eat, drink and be merry is the ethical motto of। खाओ पियो और खुश रहो, ये किसका है। तो इंडियन पूरे इंडियन फिलोसॉफी में एक ही इंसान है जो कि मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करता है। हम फिलोसॉफी में इसको डिटेल्स देखेंगे, जो कि चारवाक है, जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। लोकायत फिलोसॉफी गिवन बाय चारवाक।
इस चारवाक के पूरे दर्शन को याद रखने का एक सिंपल सा है, उनका जो एक पोयम है जिसे हम बेसिकली याद कराते हैं अपने क्लासेस में, कि चारवाक को याद करने का या उसे समझने का जो पोयम है वो है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, इतने सुख से जियो कि अगर आपको ऋण लेना पड़े और ऋण लेकर के घी अर्थात जो बैटर है उसे अगर कंज्यूम करना पड़े, और यहाँ पर लिकर से घी का जो सब्स्टिट्यूट है वो लिकर भी है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण ले लेकर के हमें कंज्यूम करना है, कंजम्पशन करना है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्मम किमपि, यही एक जन्म है, इसके अलावा और कोई परलोक नहीं है। इसी जन्म में हमें सुख को भोगना है और जिस दिन हमारा अंत हो जाएगा उसी दिन हमारा अंत है और पुनर्जन्म नाम का कोई चीज हो ही नहीं सकता। यह है चारवाक का दर्शन। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्मम किमपि, यह चारवाक के पूरे दर्शन का सार। तो उस हिसाब से इसका ईट ड्रिंक एंड बी मेरी इज द एथिकल मोटो ऑफ चारवाक फिलोसॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज एडेड विथ प्राइमरी डेफिसिट इट विल बिकम। हमारे जस्ट पिछले वीडियो का एक क्वेश्चन आ गया। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को ध्यान से देखे होते तो ये क्वेश्चन आपका इजीली बन सकता था। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर फिस्कल डेफिसिट में, अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट में जब हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, तो जाहिर सी बात है फिस्कल डेफिसिट बनेगा। आपको याद होगा कि यहां पर बोर्ड में यहीं पर मैंने बताया था कि फिस्कल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, घटा देते हैं, निकाल देते हैं, तब हमारा बनता है प्राइमरी डेफिसिट। तो उसी का अपोजिट प्राइमरी डेफिसिट में हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, उसमें इंक्लूड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। ये हमारा डायरेक्ट वीडियो का ही क्वेश्चन है। अब मैं ये दावत नहीं करूंगा कि मेरे वीडियो को देखकर क्वेश्चन बनाया गया है, बट हाँ हमने कोशिश किया है कि वो टॉपिक हमारे वीडियो में कवर हो जाए, हमारे टॉपिक्स में वो चीज कवर हो जाए और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच IIT परम अनंत सुपर कंप्यूटर हैज बीन कमीशनड। तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है IIT गांधीनगर गुजरात का, जिसमें परम अनंत कंप्यूटर को अभी कमीशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द मोस्ट फेमस एरिया ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर क्वेश्चन तो आया लेकिन थोड़ा डीप में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका इसका आंसर है बायना। बायना एक राजस्थान के, कह लीजिए कि नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ राजस्थान का जो एरिया है वहां पर ये बायना वाला रीजन है जहां से इंडिगो का प्रोडक्शन किया जाता था। और इस इंडिगो का सबसे ज्यादा यूज आगरा और उसके सराउंडिंग एडजॉइनिंग एरियाज में किया जाता था, यहां से कल्टिवेटेड इंडिगो का। जिसके माध्यम से जो आगरा का जो मार्केट है, टेक्सटाइल मार्केट खास करके, बहुत ज्यादा पॉपुलर था। बायना, इसे याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन मोटो था वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और उसके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करना था। इसलिए हम देखते हैं कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के लिए, दामोदर वैली प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ह्यूज एलोकेशन किया गया था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑप्शन डी हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग और सुप्रीम कोर्ट के जज में क्या सिमिलैरिटीज हैं? पहला अपॉइंटमेंट, सैलरी, रिमूवल, टेन्योर। तो इसमें से अपॉइंटमेंट, सैलरी और रिमूवल, ये तीनों जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे ही होते हैं, कैग का,
कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। जबकि टेन्योर के रेफरेंस में अगर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज के टेन्योर के बारे में सिर्फ इतना कहा गया है कि 65 ईयर्स तक ही वो जज रह सकता है। जब तक वो अपना एज 65 ईयर्स तक अटेंड नहीं कर लेता तब तक वो जज रह सकता है। लेकिन सीएजी में, कैग में 65 ईयर तो क्राइटेरिया है ही, साथ ही साथ इसमें एक और एडिशनल क्राइटेरिया है कि 6 ईयर्स ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर, विच वन इज अर्लियर। इन दोनों में से जो पहले होगा, या तो वो अपने टेन्योर को, सर्विस टेन्योर को 6 साल कंप्लीट कर ले, या फिर अपने एज का 65 ईयर्स अचीव कर ले। ये क्राइटेरिया है टेन्योर के लिए कैग का, सीएजी का। जबकि जजेस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2, 3। दिस 3 पॉइंट्स दैट इज अपॉइंटमेंट, सैलरी एंड रिमूवल आर सिमिलर टू, ये जो कैग का जो अपॉइंटमेंट, सैलरी और रिमूवल, ये तीनों जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होते हैं। तो ये 3 सिमिलरिटीज हैं, टेन्योर नहीं आएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज तिलक्स रिएक्शन टू द एज कंसेंट एक्ट ऑफ 1891? तो तिलक ने जो एज कंसेंट एक्ट आया 1891 में, उस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, क्या रिएक्शन था तिलक का? तो तिलक का रिएक्शन था, बाल गंगाधर तिलक जी ऑर्थोडॉक्सी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए इन्होंने इस एज कंसेंट एक्ट का अपोजिशन किया, कंप्लीट अपोज किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कंप्लीट अपोजिशन। उन्होंने इस बिल का, इस एक्ट का विरोध किया था उस समय। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें लिखा है वैशेषिक सूत्र वॉज गिवन बाय। वैशेषिक जो दर्शन है वो दिया गया है कणाद के द्वारा, कणाद मुनि के द्वारा, कणाद ऋषि कह लीजिए या कणाद मुनि। वैशेषिक फिलोसॉफी इज गिवन बाय कणाद। ये डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन है जो हम फिलोसॉफी में पहले ही पढ़ते हैं, जो बेसिकली इंडियन फिलोसॉफी का 6 दर्शन है, 6 फिलोसॉफी, 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफीज इन इंडियन फिलोसॉफी। उसमें हम फर्स्ट डे ही इस चीज को पढ़ते हैं कि कणाद propounded the वैशेषिक फिलोसॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आस्तिक दर्शन बिलीव्स इन व्हाट? अब देखिए, आस्तिक कहने का हम लोग हिंदी में जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसमें हम जनरली देखते हैं कि आस्तिक का अर्थ होता है जो भगवान पे बिलीव करता है, जो भगवान को मानता है। नास्तिक उसको बोलते हैं जो भगवान को नहीं मानता। लेकिन फिलोसॉफी में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। आस्तिक हम उसे कहेंगे जो वेदों पर अपना विश्वास रखता है। द वन हु बिलीव्स इन वेदास वो कहलाएगा आस्तिक, और द वन हु डज नॉट बिलीव इन वेदास वो कहलाएगा नास्तिक। इस सीक्वेंस में हम देखते हैं तो हमें एक तरफ हो जाएगा नास्तिक और दूसरी तरफ हो जाएगा आस्तिक। ये इंग्लिश में ऑर्थोडॉक्स कहेंगे और इसे हेटेरोडॉक्स कहेंगे। नास्तिक दर्शन के हिसाब से हम देखेंगे इस फिलोसॉफी में, हेटेरोडॉक्स फिलोसॉफी में, तो आते हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड चार्वाक। द वन हु डज नॉट बिलीव इन वेदास, जिनका वेद पे भरोसा नहीं है, ये होंगे नास्तिक या फिर हेटेरोडॉक्स। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आस्तिक दर्शन से क्या अभिप्राय है, तो यहां पर हो जाएगा अथॉरिटी ऑफ वेदास को जो एक्सेप्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, विच इज अनमैच्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हाउस? जिसे बताना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें दिया है कि जो स्पीकर लोकसभा का, क्या लोकसभा का मेंबर होता है? तो बिल्कुल लोकसभा का मेंबर ही स्पीकर बनता है। उसके बाद फिर बोला है कि स्पीकर ऑफ
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो क्या राज्य में जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनका स्पीकर क्या उन्हीं में से मेंबर होता है? तो यस, उस विधानसभा का एक मेंबर ही स्पीकर बनता है। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो राज्यसभा है, पार्लियामेंट का राज्यसभा, उसका चेयरपर्सन, क्या उनका मेंबर्स होता है? अभी देखते हैं इसको। और चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर कहीं पर विधान परिषद है किसी भी राज्य में, उसका अगर चेयरपर्सन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्ट किया जा रहा होगा, तो क्या उन्हीं के बीच में से किया जाएगा? तो हाँ, उन्हीं में से एक किसी मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा। लेकिन राज्यसभा में यहाँ पर यह है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है किसका? राज्यसभा का। इसलिए राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जो चेयरपर्सन जो भी होगा, वो राज्यसभा का मेंबर कभी नहीं होता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, तो ये देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमें सही कथन को यहां पर सेलेक्ट करना है, ट्रू स्टेटमेंट को। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1853, नो, ये 1953 है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड ऑन 1949, तो हाँ, इसे नेशनलाइज किया गया था 1949 में। ऑप्शन सी कहता है इट डज जनरल बैंकिंग बिजनेस, तो नहीं, आरबीआई जनरल बैंकिंग का बिजनेस नहीं करता है। जो नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो जनरल बैंकिंग के जो बिजनेस करते हैं वो काम आरबीआई नहीं करता है। और डी ऑप्शन है इट इज इशूइंग एजेंसी ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, नहीं, 1 रुपी कॉइन्स तो इशू करेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, लेकिन उसके सर्कुलेशन के लिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उसका मिंटिंग का काम कौन करता है? पब्लिश करने का, मिंट करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए तो गलत है ही, क्योंकि ये स्टैब्लिश 1853 में नहीं 1935 में हुआ है, सॉरी 1935 में हुआ है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड आरबीआई ऑन 1 जनवरी 1949। तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को 1 जनवरी। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट बॉयकॉट द साइमन कमीशन? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, इंडियन कांग्रेस, पंजाब यूनियनिस्ट। तो इसका आंसर है पंजाब यूनियनिस्ट, क्योंकि आईएनसी किया है, मुस्लिम लीग भी किया है और हिंदू महासभा भी किया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 19th क्वेश्चन सी, पंजाब यूनियनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 20, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिलो विच स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक डू नॉट गिव डेब्ट। जो भी कमर्शियल बैंक हैं वो किस एक निश्चित दर के नीचे अपना लोन नहीं देते। तो आरबीआई ने एक लिमिट सेट किया है जिसे हम बेस रेट कहते हैं, बेस रेट कहा जाता है। इससे नीचे कोई भी कमर्शियल बैंक लैंडिंग नहीं कर सकते, लोन नहीं दे सकते, तो उसे कहा जाता है बेस रेट। ये आरबीआई फिक्स करती है ताकि जो मार्केट में लोन डिसबर्समेंट का या फिर लोन देने का जो काम है वो कमर्शियलाइज्ड बैंक्स हैं, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, वो आपस में कंपटीशन न करने लगे। इसलिए एक रेट, एक लिमिट स्टैंडर्डाइज किया गया है, एक लिमिट को सीमित किया गया है कि इससे नीचे नहीं दे सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा बेस रेट, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 20। 21 क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सेंसस, ये सेंसस एक डेटा से रिलेटेड रिपोर्ट है। ये क्वेश्चन जो है डेटा से डायरेक्ट रिलेटेड है। अगर आपको क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको परफेक्ट नॉलेज है कि आपको एक्यूरेट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अगर नॉलेज है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेंड कीजिएगा।
नहीं तो इस क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसका सबसे कम डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी। 22nd नंबर क्वेश्चन कहता है ऑन विच ओकेजन द बोथ हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात किया गया है। स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल्स हैं उनमें से उन दोनों का असेंबल टुगेदर कब कब ज्वाइंट सिटिंग होता है। तो किस किस ओकेजन में ज्वाइंट सिटिंग देखने को मिलेगा? एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, जैसे ही विधानसभा का चुनाव होगा उसके बाद फर्स्ट मीटिंग के लिए अगर कहीं पर विधान परिषद है तो वहां पर दोनों का ज्वाइंट सिटिंग किया जाएगा पहली बार मीटिंग के लिए। सेकंड ऑप्शन कहता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जब भी पहली बार मतलब ईयर में फर्स्ट टाइम जब सेशन प्रोमलगेट किया जा रहा होगा उस समय, कमेंसमेंट किया जा रहा होगा उस समय दोनों सेशन को एक साथ गवर्नर जो है एड्रेस करेगा, तो इसलिए दोनों को असेंबल किया जाता है एक साथ। थर्ड ऑप्शन बोला जा रहा है कि टू कंसिडर अ बिल, नहीं अब तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है राज्यसभा और लोकसभा में, उस तरीके का यहाँ पर कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं कराता है कि किसी भी बिल के डिसएग्रीमेंट के केसेस में हम ज्वाइंट सिटिंग कराकर दोनों हाउसेस का कंसेंट ले सकें। तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो गया। सॉरी, टू कंसिडर ऑन अमेंडमेंट बिल, नहीं अमेंडमेंट बिल में भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो विधानसभा है लोअर हाउस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू विधान परिषद, इसलिए यहां पर हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो कि बेस्ट सुटेबल है ऑप्शन बी। तो कोड नंबर 1, कोड नंबर 2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री टॉप्ड द मेडल इन IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022? ऑप्शंस आर टर्की, ईरान, रसिया, नन ऑफ द अबव। तो इसमें टर्की है जो IBM विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में टॉप किया। ये सीधे करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। विच कैंपेन ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस इज नॉट अवॉर्डेड बाई FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द ईयर 2022? तो फिक्की के द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस को कौन सा अवार्ड है जो नहीं मिला है? तो इसका ऑप्शन संवेदना अभियान, समर्पण अभियान, अभिव्यक्ति अभियान और साइबर मितान अभियान। तो इसका ऑप्शन है अभिव्यक्ति अभियान, क्योंकि ये जो तीन जो ऑप्शंस और दिए हुए हैं संवेदना, समर्पण और साइबर मितान, ये तीनों अभियान के लिए फिक्की ने छत्तीसगढ़ पुलिस को अवार्ड दिया है ऑलरेडी 2022 में। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अभिव्यक्ति अभियान। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिरत्नास आर रिलेटेड टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बोथ, नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बोथ। कैसे? त्रिरत्न, अगर सिर्फ इसमें जैनिज्म दिया होता तो हम जैनिज्म लेते, सिर्फ बुद्धिज्म दिया होता तो बुद्धिज्म लेते, लेकिन यहाँ पर दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ, तो हम इसको जैनिज्म बुद्धिज्म बोथ लेंगे। क्यों? बुद्धिज्म में बुद्ध, धम्म और संघ ये त्रिरत्न कहे जाते हैं और जैनिज्म में सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, इन तीनों को त्रिरत्न कहा जाता है। तो इस तरीके से जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बोथ, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। वायरस आर लिविंग, नॉन लिविंग, ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग हु लॉस्ट देयर एबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखिए वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये अपने होस्ट सेल के पास, जब तक अपने होस्ट सेल में नहीं रहते तब तक रिप्लिकेट नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इस डेफिनेशन के हिसाब से नॉन लिविंग है। लेकिन जब ये किसी होस्ट सेल में रहते हैं तब उन्हीं के कंपोनेंट्स और उसके एनर्जी को यूज करके रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इस बेसिस पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रांजिशनल बिटवीन
ऑप्शन सी ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस आर ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड बजट। फर्स्ट, अ बजट इन विच ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट। बैलेंस्ड बजट की बात की जा रही है जिसमें रिसीट और एक्सपेंडिचर इक्वल हो, तो बैलेंस उसे ही कहा जाएगा जब इक्वल होंगे। और सेकंड ऑप्शन कहता है अ बजट इन विच रिवेन्यू लॉस इज जीरो। रिवेन्यू लॉस इज जीरो, देखिए सुनने में यह भी लग रहा है कि हो सकता है कि बैलेंस बजट हो, लेकिन नहीं, जब रिवेन्यू लॉस जीरो रहता है तब हम इसे कहते हैं जीरो रिवेन्यू डेफिसिट। इसलिए इसका सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा और स्टेटमेंट 1 जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिवेन्यू रिसिप्ट, रिसिप्ट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा बैलेंस बजट। तो ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट फ्रेंच ओपन 2022। फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल ने जीता था, ये सीधा वन लाइनर करंट अफेयर क्वेश्चन है। इन रिलेशन टू आर्म्स विच बोर इज प्रोहिबिटेड फॉर यूज बाय कॉमन पीपल इन इंडिया। कॉमन पीपल इन इंडिया जो हैं उनको किस बोर को यूज करने के लिए प्रोहिबिटेड है, तो इसमें ऑप्शन दिया है 12 बोर, 0.32, 0.38, 315। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 0.38 बोर, क्योंकि जो पिस्टल और उसके कैलिबर के जो साइज है उसके हिसाब से आर्म्स एक्ट में इसे प्रोहिबिट किया गया है। उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है जिसमें 0.303, 0.455 और 0.38 के जो बोर्स हैं, इस साइज के कैलिबर के जो बुलेट्स हैं उन पिस्टल्स को या उन आर्म्स को प्रोहिबिट किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 29 नंबर क्वेश्चन 0.38 बोर। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है असत्कार्यवाद इज द कॉजेशन थ्योरी ऑफ न्याय, जैनिज्म, वेदांत, सांख्य। असत्कार्यवाद है न्याय फिलोसॉफी से रिलेटेड है, जो कि असत्कार्यवाद के बारे में न्याय फिलोसॉफी और वैशेषिक भी कहीं ना कहीं इसके बारे में डील करता है। असत्कार्यवाद के बारे में, असत्कार्यवाद होता क्या है? सत्कार्यवाद जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन के बारे में कहता है और असत्कार्यवाद नो कॉजेशन थ्योरी की बात करता है। इसको हम फिलोसॉफी में अलग से देखेंगे कि इसको अभी नॉर्मली ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज हम एक बाइक का एग्जांपल लेते हैं। बाइक, जब हम बाइक कह रहे हैं तो क्या ये जो बाइक है वो उसका प्री एग्जिस्टेंस था? बाइक है, एक आउटकम है, एक रिजल्ट है बहुत सारे इक्विपमेंट्स का, बहुत सारे पार्ट्स के मिलने का। कहीं इंजन मिल गया, गियर ऑयल मिल गया, गियर बॉक्स मिल गया, क्लच, एक्सीलरेटर, व्हील, ब्रेक और अलग अलग बैटरीज, फ्यूल टैंक सब मिला करके एक बाइक बन गया। अगर उस सारे कंपोनेंट्स को, बाइक के सारे कंपोनेंट्स को खोल दिया जाए कि इधर टैंक अलग है, उधर फ्यूल बैटरी अलग है, इस तरफ गियर बॉक्स अलग है, इंजन अलग है, तो कहेंगे कि है कहाँ बाइक? बाइक तो है नहीं कहीं ना। तो असत्कार्यवाद थ्योरी ये कहता है नो कॉजेशन थ्योरी कि अगर कोई इफेक्ट हुआ है तो जब भी इफेक्ट हो रहा है तो न्यू एंटिटी का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब न्यू एंटिटी फॉर्मेशन हो रहा है तो उस इफेक्ट को होने से पहले जो कॉजेस हैं उस इफेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जितने भी कॉजेस अवेलेबल हैं उन सब में वो जो न्यू एंटिटी है वो प्री एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कहता है असत्कार्यवाद। और सत्कार्यवाद जैसे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को पूरी तरह से वो इस्टेब्लिश कर रहा होगा। इसको हम फिलोसॉफी वाले टॉपिक में अलग से, जब प्री के बाद जो हमारे बैचेस आएंगे मेंस के, उसमें हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर असत्कार्यवाद क्वेश्चन नंबर 30 न्याय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री वर सेंट टू द स्पेस बाय इसरो's PSLV C-53 मिशन। C-53 मिशन में जो सैटेलाइट्स इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए उनमें से 3 सैटेलाइट, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स सिंगापुर के लॉन्च किए गए। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सिंगापुर। करंट अफेयर का अगेन क्वेश्चन। फिर आते हैं मुंडा ट्राइब बिलोंग्स टू विच रेशियल ग्रुप। जो मुंडा ट्राइब है हमारे स्पेशली झारखंड के, जिसमें से बिलोंग करते थे हमारे बिरसा मुंडा जी,
वो ट्राइब किस रेशियल ग्रुप से बिलोंग करता है? ऑप्शन है निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, नॉर्डिक्स। तो इसका ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू whether a member of legislative assembly has become subject to any of the disqualification, what will happen? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई मेंबर है, अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है। अब देखिए यहाँ पर ग्राउंड हमें नहीं बताया है कि किस ग्राउंड पे हम उसे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस, जब भी अगर डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड स्पेसिफाई नहीं करता है, तब तक हम मानेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स एक्सेप्ट एज पर द रूल्स मेंशन्ड इन शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 कहता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो अगर एमएलए के बारे में डिफेक्शन से रिलेटेड अगर डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है, तब तक हम मानेंगे कि वो अदर देन डिफेक्शन के बारे में डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। और इस केस में अगर डिस्क्वालिफिकेशन अदर देन एक्सेप्ट बात की जा रही हो डिफेक्शन से, तो हम यहां पर ऑप्शन में सीधा डिसाइड करेंगे कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन का जहां भी रिलेशन दिया होगा उस ऑप्शन को हम टिक कर लेंगे। गवर्नर तो करेगा, लेकिन आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन से सहमति के बाद गवर्नर उसे डिस्क्वालीफाई करेगा। और अगर डिस्क्वालिफिकेशन जो शेड्यूल 10 के हिसाब से किया जा रहा हो एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, तब वहां पर स्पीकर ऑफ द हाउस जो चेयरपर्सन होगा वो डिस्क्वालीफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स को चेक करेगा। लेकिन यहाँ पर भी अगेन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जुडिशियल रिव्यू इस पर किया जा सकता है, जो स्पीकर ने किस ग्राउंड पे और किस बेसिस पे और क्या क्या कंटेंट्स को एक साथ लेकर के उसे डिस्क्वालीफाई किया है एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगेन इसका 34th क्वेश्चन ऑप्शन डी कि द गवर्नर विल डिसाइड विद द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन अबाउट हिज मेंबरशिप ऑफ द हाउस। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन के बाद ही गवर्नर उसे डिस्क्वालीफाई करेगा। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। द फर्स्ट लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया वॉज कंडक्टेड बाई, ये तो हर बच्चे की जुबान में जो तैयारी कर रहे हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो यहाँ पर जो जीएस वाले पोर्शन है उस पोर्शन को डिस्कशन को यहीं पर सम अप करते हैं। हम अगले वीडियो में इसके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी लाने की कोशिश करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।